अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपके साथ वो सारी मॉर्फोलॉजीज़ डिस्कस करने लगी हूँ जो कि पूरी पैथोलॉजी में से जो कि पास यूएचएस क्वेश्चंस में आई हुई है। चैप्टर वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले है बोन वाला चैप्टर। बोन वाले चैप्टर में पेजेट नहीं आया हुआ, इसमें बस इतना देख लो कि जिक्सा पजल है, लैमेलर है, मोज़ेइक है, दैट्स इट। ऑस्टियोसार्कोमा आया हुआ है। अच्छा, अब ऑस्टियोसार्कोमा में आपने ग्रॉस में ना जब लिखनी है फीचर्स, तो आपने अपने ज़हन में किसी बोन को लाना है, ठीक है, और आपने फीचर्स लिखने हैं कि भाई ये बल्कि है, ग्रेटी है, ग्रे वाइट है, हेमरेजिक एंड सिस्टिक, इसके पास डीजनरेशन हो रही है वहाँ पर, क्योंकि कैंसर है ना, डीजनरेशन वहाँ पर हो रही है। इवन के जो सराउंडिंग कॉर्टिसेस हैं उसको भी ये कैंसर डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उधर कॉर्टेक्स वाला बोन वाले पार्ट को डिस्ट्रॉय करके तो वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू मैस बना रहा है। इवन के एपिफिजियल प्लेट्स को भी पेनिट्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने 4 बातें लिख देनी है। सबसे पहले उसकी अपीयरेंस बता दी, फिर आपने बताया कि हेमरेज एंड सिस्टिक डीजनरेशन है, फिर आपने बताया कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है और सॉफ्ट टिश्यू मैस उधर प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्थली आपने बताया कि एपिफिजियल प्लेट को भी पेनिट्रेट कर रहा है। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपी पर। माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले वही कहानी कि भाई इसके सेल्स जो होते हैं वेरी करते हैं साइज़ के अंदर, शेप के अंदर, लेकिन इसका जो न्यूक्लिया है वो करेक्टरिस्टिक है। ये देखो हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया है ना, और इसके अंदर बिजार ट्यूमर जॉइंट सेल होते हैं, ट्राईपोलैरिटी उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्यूमर जॉइंट सेल है, उसके अंदर ट्राईपोलैरिटी है। नेक्स्ट जो इसका फीचर होता है वो ये होता है कि यहाँ पर बोन की फॉर्मेशन होती है। ये वन ऑफ द बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स है। वो यहाँ पर मिनरलाइज्ड या अनमिनरलाइज्ड बोन बना रहा होता है, या ऑस्टियोइड्स बना रहा होता है, या फिर अगर बहुत प्रिमिटिव देखें तो फाइन लेस लाइक स्ट्रक्चर्स वो बना रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दरमियान में उसने कहीं कहीं ऑस्टियोइड्स बनाना शुरू किए हुए हैं, और अगर थोड़ी मतलब किसी हद तक वो कार्टिलेज भी बना रहा होता है। अगर मेलिग्नेंट कार्टिलेज बहुत ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं कि ये कॉन्ड्रोब्लास्टिक वेरिएंट है ऑस्टियोसार्कोमा का, ठीक है। तो अंदर उसने बोन और कार्टिलेज दोनों बनाना शुरू किए हुए हैं। नेक्स्ट पर आ जाता है एविंग सार्कोमा। अब देखो ये सबसे पहले आ जाता है कि ये अराइज़ कहाँ से करते हैं, तो आपने कहना है कि ये अराइज़ करता है मेडुलरी कैविटी से, यानी अंदर से अराइज़ करेगा और फिर इसने कॉर्टेक्स, पेरियोस्टियम, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को इन्वेट कर लेना है, ठीक है। अब अगेन ये बोन का है, ठीक है, और मेडुला से निकल रहा है, तो आपने कहना है कि ये सॉफ्ट है, टैन है, वाइट है, और इसके पास एरियाज़ ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस मौजूद हैं। पिछले में हेमरेज एंड सिस्टिक डीजनरेशन थी, यहाँ पर हेमरेज एंड नेक्रोसिस के एरियाज़ मौजूद हैं, ठीक है। ये आपने क्या कि इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को क्लोज करना है, और फिर आपने आना है इसकी माइक्रोस्कोपी पर। माइक्रोस्कोपी में देखो, अब यहाँ पर आपने पिक्चर को अपने जहन में रखना है और आपने पिक्चर मेमोरी बनानी है, ठीक है। आपने कहना है कि डेंसली पैक्ड इसके सेल्स होती हैं, शीट्स होती हैं बेसिकली स्मॉल राउंड सेल्स की, जो कि स्लाइटली लार्जर होते हैं और ज़्यादा कोहेसिव होते हैं देन लिम्फोसाइट्स। इसका स्कैंट सा साइटोप्लाज्म होता है, और ग्लाइकोजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अनियन स्किन फैशन के अंदर ये अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, और डिपोजिशन हो रही होती है रिएक्टिव बोन की अनियन स्किन फैशन में अरेंज होने के बाद। होमर राइट रोजेट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रस सेप्टा मौजूद होते हैं, और स्ट्रोमा इसके अंदर कम ही होता है, और जोग्राफिकल नेक्रोसिस मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर हम रिवाइज़ करें, हमने क्या क्या बात की। हमने सबसे पहले कहा कि भाई ये ट्यूमर जो है ना, एविंग सार्कोमा, ये अंदर मेडुलरी कैविटी से निकलता है, बाहर आके ये कॉर्टेक्स, पेरियोस्टियम, सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, बोन की तरह का है, और मेडुला से निकल रहा है तो सॉफ्ट होगा, वाइट होगा, टैन होगा, और यहाँ पर हेमरेज और नेक्रोसिस हो रहा है। यहाँ पर जो सेल्स हैं उनकी शीट्स हैं, राउंड सेल्स हैं, राउंड स्मॉल सेल्स हैं, वो यूनिफॉर्म शीट्स के अंदर मौजूद हैं, वो ज़्यादा लार्ज हैं और कोहेसिव हैं देन लिम्फोसाइट्स। और इसके अलावा उसका साइटोप्लाज्म देखो कितना मतलब ना होने के बराबर साइटोप्लाज्म है, राइट। और ग्लाइकोजन लेकिन ज़्यादा है। होमर राइट रोजेट्स भी पड़े हुए हैं, और अनियन स्किन पैटर्न के अंदर ये अरेंज करके तो वहाँ पर रिएक्टिव बोन की डिपोजिशन करा रहा होता है। फाइब्रस सेप्टा या स्ट्रोमा तो कम ही है, ठीक है, और जियोग्राफिकल नेक्रोसिस यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जाइंट सेल ट्यूमर। ये भी यूक्यू है। जाइंट सेल ट्यूमर में ना आपने इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में बात सबसे पहले बतानी है कि ये कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू बल्ज प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, विच इज़ लाइंड बाय शेल ऑफ रिएक्टिव बोन, ठीक है, ठीक है। यानी जिस तरह से पहले वाला जो ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा था, उसी तरह से ये कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करके वहाँ सॉफ्ट टिश्यू का एक बल्ज प्रोड्यूस कर रहा है। बस ये है कि ये जो बल्ज प्रोड्यूस होता है इसके गिर्द एक शेल होता है रिएक्टिव बोन का, और इसका कलर अगर देखें तो वो रेड ब्राउन होता है। कलर तो आपको इसको देख के भी नज़र आ रहा है, राइट। अब इसके बाद माइक्रोस्कोपी फीचर्स अगर देखें तो आपने इसके माइक्रोस्कोपी से आपको बताऊंगी इसके, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपकी यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है सेल, ठीक है, ओवल सेल्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली अरेंज भी हैं, ओवल भी हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जॉइंट सेल होते हैं,
इसके अलावा 100 और मोर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। नेक्रोसिस और माइटोटिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यस, नेक्रोसिस और माइटोटिक एक्टिविटी है, जाइंट सेल्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई हैं। तो समराइज़ करें अगर इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को, तो आपने कहा कि इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जाइंट सेल हैं, क्योंकि जाइंट सेल ट्यूमर इसका नाम है। इसके पास 100 और मोर न्यूक्लिया होते हैं, ओवल यूनिफॉर्म, कितने प्यारे से अरेंज्ड हैं, राइट। और नेक्रोसिस और माइटोटिक एक्टिविटी होती है। आगे चलते हैं। आगे ना फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अच्छी हुई है। ऑस्टियो किधर गया है? अच्छा, ऑस्टियो किसने दी नहीं हुई ऑस्टियो की ना, मैं आपको पिक्चर गूगल से दिखाती हूँ, रुको। यही वाली पिक्चर ऑलमोस्ट बुक में बनी हुई है। आपने इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर बताना है कि अर्ली स्टेज में प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोलिफरेट यहाँ पर कर रहे हैं ना, कॉन्ड्रोसाइट्स बन रही हैं, प्रोलिफरेट करके एक क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें वाटर कंटेंट फिर इसमें ज़्यादा हो जाता है और प्रोटीओग्लाइकन कम हो जाता है। इसके अलावा फिशर्स और क्लेफ्ट्स मौजूद होते हैं और सॉफ्ट आर्टिकुलर दो तरह की इसके पास सर्फेसेज होती हैं। यहाँ पर लूज़ बॉडीज़ बनती हैं। लूज़ बॉडीज़ किस तरह से बनती हैं, जब मैं आपको ये बता रही थी कि इसके अंदर ना लूज़ बॉडीज़ बनती हैं, बोन हिबरनेशन होती है। अब मैं एक्सप्लेन करने लगी लूज़ बॉडीज़ क्या होती हैं। लूज़ बॉडीज़ बेसिकली इस तरह से बनती हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स मर जाते हैं और फुल थिकनेस पोर्शन ऑफ द कार्टिलेज को इन्वॉल्व करते हैं और स्लफ ऑफ होने लग जाते हैं जॉइंट के अंदर, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स पहले मरे हैं, उन्होंने फुल थिकनेस ऑफ द कार्टिलेज को, मतलब फुल थिकनेस पोर्शन को इन्वॉल्व किया है, और उसके बाद वो जब जॉइंट के अंदर स्लफ ऑफ होने लग गए हैं तो वहाँ पर वो लूज़ बॉडीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, बोन हिबरनेशन। बोन हिबरनेशन का ये मतलब होता है कि जब ये कॉन्ड्रोसाइट मरने लग गए और ये सब कुछ होने लग गया तो सब कॉन्ड्रल बोन वहाँ पर एक्सपोज हो गई है, ठीक है। न्यू आर्टिकुलर सरफेस बन गई है, सब कॉन्ड्रल बोन वहाँ एक्सपोज हो गई है। और अब ये जो एक्सपोज बोन है, फ्रिक्शन होगी अपोजिंग सर्फेसिस की, राइट। तो जो फ्रिक्शन की वजह से आइवरी पॉलिश्ड अपीयरेंस आएगी उसकी वहाँ पर, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यहाँ पर जैसे ये जॉइंट स्पेस है ना, इसके अंदर लूज़ बॉडीज़ मौजूद होंगी जब कॉन्ड्रोसाइट्स मर मर के यहाँ पर आने लग जाएंगे। और इसके जब ऊपर वाली सरफेस ख़त्म हो गई है तो नीचे से जो सब कॉन्ड्रल बोन है वो आके कहेगी कि ओके मैं जॉइंट सरफेस बन जाती हूँ। जब वो जॉइंट सरफेस बनेगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन आएगी, वो रब करेगी, आइवरी पॉलिश्ड अपीयरेंस होगी। और इसके अलावा अंडरलाइंग जो आर्टिकुलर सरफेस होती है ना, वहाँ पर स्क्लेरोजिंग होगा, वहाँ पर फ्रैक्चर्स होंगे, वहाँ पर गैप होगा, गैप से फ्लूइड आ जाएगा। फ्लूइड जब आ जाएगा सब कॉन्ट्रल रीजन के अंदर तो वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा जब फ्लूइड, तो वहाँ पर सिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोफाइट्स जो कि मशरूम टाइप बोनी आउटग्रोव्स होती हैं, शायद आपने रेडियोग्राफ में देखी हो, नहीं देखी तो मैं दिखा देती हूँ अभी, वो बन जाएंगी। ये देखो, बल्कि मैं यहाँ से भी अगर आपको दिखाऊँ, ऊपर वाले कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट मरने लग गए, मर मर के क्या हुआ कि इनका फुल थिकनेस पोर्शन ऑफ द कार्टिलेज वाला सारा ब्लू एरिया इन्होंने ये इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ से इन्वॉल्व करके ये स्लफ ऑफ होकर जॉइंट स्पेस के अंदर गिर गए। उसके बाद नीचे वाली जो है ना सब कॉन्ट्रल बोन, वो ऊपर आ गई, ठीक है। सब कॉन्ट्रल बोन ऊपर आ गई और सब कॉन्ट्रल बोन कहती है कि मैं भाई आर्टिकुलर सरफेस बनने के लिए तैयार हूँ, इट्स ओके, जॉइंट हम सब संभाल लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि वो अब अपोजिंग सरफेस का फ्रिक्शन होती है और आइवरी पॉलिश फिर इसकी हो जाती है और स्क्लेरोज़ी अंडरलाइंग अब जो आर्टिकुलर बोन रह गई है ना, उसकी स्क्लेरोज़ी, उसके फ्रैक्चर्स वो वीक होगी ना, उस और फिर जो गैप बन गया वहाँ पर से फ्लूइड आ जाएगा सब कॉन्ट्रल रीजन के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर फिर सिस्ट बनेंगी। और इसके अलावा ऑस्टियोफाइट्स में दिखाती हूँ, ये देखें, और जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं ना वो बेसिकली मशरूम टाइप बोनी आउटग्रोथ होती है, ठीक है। मैं आपको रेडियोग्राफ में भी अगर दिखाऊँ, यहाँ पर ये आपको, अगर आप वो कौन सी होती है स्पेशलिटी बोन वाली, ऑर्थो वालों का वार्ड, ऑर्थो वालों का वार्ड अगर आप अटेंड करें तो आपको ऐसे एक्सरेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारा अब ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अब हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ आ गए। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, इसके अंदर आ जाते हैं ग्रॉस फीचर्स और फिर इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं। इसमें ना बेसिकली डिफरेंट जगहों पर फीचर्स हैं। आपने जॉइंट्स में बताने हैं, आपने स्किन में बताते हैं और आपने ब्लड वेसल्स के अंदर बताने हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर वेस्कुलाइटिस हुआ होता है और रिमेटॉइड नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। सेकेंडली, स्किन पर रिमोटॉइड सबक्यूटेनियस नोड्यूल बने होते हैं, जो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। रिमोटॉइड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे तो नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास मिलेंगे। सेंटर में फाइब्रोसिस हुई हुई है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है, ठीक है। ग्रैनुलोमा, फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। मैंने आपको ब्लड वेसल के फीचर्स बता दिए, स्किन के फीचर्स बता दिए। अब मैं आपको जॉइंट के फीचर, मेन फीचर्स पर लेके आने लगी हूँ, ठीक है। जॉइंट के जो फीचर्स हैं ना, उसमें आपने तरतीब से ही फीचर बताने हैं जिस तरह से हमारी बुक में लिखे हुए हैं। उसको हम याद रखते हैं सिया, SIAEPP। S स्टैंड्स फॉर साइनोवियल मेम्ब्रेन का हाइपरप्लेजिया। फिर I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, वहाँ पर आते हैं डेंस। A स्टैंड्स फॉर एंजियोजेनेसिस, वहाँ पर होती है। E स्टैंड्स फॉर एक्सुडेट बनता है फाइब्रोपुरलेंट, ठीक है। और फिर P से
पेरी आर्टिकुलर एरोवियन होती है और दूसरे पी से पेनस बन जाते हैं, ठीक है। अब पेनस क्या होता है? पेनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। पेनस बेसिकली एक मैस होता है, एडिमेटस मैस होता है। 4 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। इट इज़ एडिमेटस मैस ऑफ साइनोवियम, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, सॉरी मैस होता है ऑफ 4 चीज़ें, एडिमेटस साइनोवियम, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो चारों चीज़ें हैं ये ग्रो कर रही होती हैं ओवर कार्टिलेज और उसकी एरोजन कर रही होती हैं, ठीक है। 4 चीज़ें हैं, साइनोवियम, एडिमेटस वाली साइनोवियम, ग्रैनुलेशन टिश्यू, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट के सारे ग्रो करेंगे कार्टिलेज के ऊपर और उसकी एरोजन कॉज करेंगे। तो जब आपको रिमोटॉयड आर्थराइटिस के लिए लिखने के लिए आया, आपने सबसे पहले जॉइंट का बता देना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, फिर आप स्किन का बता देना, ये क्यूटेनियस नोड्यूल्स का बता देना कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली फिर बता देना क्या क्या होता है इसमें, और फिर आप ब्लड वेसल्स का बता देना, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं गाउट पर। गाउट आई गेस आखिरी चीज़ है जो कि इस चैप्टर से पूछी गई है मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। अच्छा, अब गाउट जो है ना उसके आपने बताना है कि मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो एक्यूट आर्थराइटिस, मतलब बल्कि इसके ना यहाँ पर लिखे हुए हैं आई गेस 3 या इसके बेसिकली ना 5 स्टेजेस होती हैं। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज और उसके बाद फिर होता है एक्यूट आर्थराइटिस की स्टेज, फिर होती है टॉफाई वाली स्टेज, फिर होती है टोफेशियस आर्थराइटिस और फिर है गाउटी नेफ्रोपैथी, जिस तरह इसने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। आपने कह देना है पहले इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। अब फिर स्टेज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। पहला था एसिम्प्टोमेटिक, कुछ खास नहीं है। उसके बाद है एक्यूट आर्थराइटिस वाली जो स्टेज है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं और नेगेटिव बाइफ्रेंजेंट मोनोसोडियम यूरेट की क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। साइनोवियम इसके अंदर एडिमेटस होता है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने बाइफ्रेंजेंट क्रिस्टल से शुरू करना है, फिर आपने कहना है कि एडिमेटस कंजेस्टेड साइनोवियम होती है यहाँ पर, ठीक है। आपको याद है आपने आरए के अंदर भी कहा था कि एडिमेटस साइनोवियम होती है, इधर भी एडिमेटस साइनोवियम है। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया जहान के सेल्स, कौन कौन से सेल्स होंगे इसमें? लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह मौजूद होंगे। इसके अलावा न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स जो होते हैं वो परमिएट कर रहे होते हैं साइनोवियम को और साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स परमिएट कर रहे होते हैं साइनोवियम को और साइनोवियल फ्लूइड को। इसके अलावा मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं ऑफ न्यूट्रोफिल्स और वो रीसोल्युबलाइज कर रहे होते हैं जैसे ही अटैक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट आर्थराइटिस के अंदर जब अटैक ख़त्म होता है तो जो क्रिस्टल्स हैं वो रीसोल्युबलाइज कर जाते हैं और बाकी न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स साइनोवियम और साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू परमिएट कर रहे हैं। नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट क्रिस्टल्स होते हैं, एडिमेटस कंजेस्टेड होती है और सेल्स मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं। फिर हम टोफाई वाले स्टेज पर आएँ तो टोफाई के अंदर फिर हमने बता देना है कि टोफाई होते क्या हैं, ठीक है। टोफाई बेसिकली पैथोजेनिक हॉलमार्क है, इसके अंदर एग्रीगेट हुए होते हैं यूरेट क्रिस्टल्स के एग्रीगेट बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, फाइब्रोसिस है, जॉइंट सेल्स भी हैं, यूरेट के क्रिस्टल्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, टोफाई बेसिकली एग्रीगेट्स हैं होते हैं यूरेट क्रिस्टल्स के और उसके गिर्द दरमियान में यूरेट क्रिस्टल होगा और उसके गिर्द जॉइंट सेल्स का रिएक्शन वगैरह हो रहा होगा, ओके। मतलब इट्स लाइक फॉरेन बॉडी रिएक्शन जिस तरह से हो रहा होता है ना, उस तरह से दरमियान में यूरेट क्रिस्टल होगा और साइड पे फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल रिएक्शन हो रहा होगा। ये टोफाई का मैंने बता दिया। इसके अलावा क्रॉनिक टोफेशियस आर्थराइटिस वाली जो स्टेज है ना, उसमें अगर देखें तो आपके पास मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की प्रेसिपिटेशन होती है ड्यूरिंग द अटैक। आपकी साइनोवियम हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, आपके आर्टिकुलर सर्फेसेज अनक्रस्ट एनक्रस्ट हो जाती हैं, एनक्रस्ट हो जाती हैं, ठीक है। पेनस वहाँ पर होता है, बोनी एंड फाइब्रस एनकाइलोसिस मौजूद होती है। जॉइंट की जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं उधर थोड़ा सा परे डेक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो बोन होती है वो एरोड करने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा गाउटी नेफ्रोपैथी अगर देखें तो उसके अंदर रीनल मेडुला, इंटस्टिशियम, टिब्यूल्स, ये सारा कुछ इन्वॉल्व हो रहा होता है और नेफ्रोलिथियासिस और पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारा बोन का सारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको गाउट का बताया 5 स्टेजेस के अंदर, इसमें एसिम्प्टोमेटिक में कुछ नहीं है। एक्यूट आर्थराइटिस के अंदर क्रिस्टल्स का बताना है आपने, साइनोवियम का बताना है आपने, सेल्स का बताना है आपने, नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट का बता के बाद में ये भी बताना है कि जब अटैक रिमिट करता है ना तो क्रिस्टल्स रीसोल्युबलाइज कर जाते हैं। क्रॉनिक टोफेशियस जो आर्थराइटिस होता है उसके अंदर क्या होता है वो आपने बताना है कि उसके अंदर प्रेसिपिटेट करते हैं क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द अटैक। हाइपरप्लास्टिक साइनोवियम है और आर्टिकुलर सर्फेस एनक्रस्ट करती है। पेनस का बताना है, एनकाइलोसिस का बताना है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एरोवियन का बता देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने टोफाई का मैंने आपको बता दिया किस तरह से वो मौजूद होते हैं और किडनी किस तरह इन्वॉल्व होती है।
सारा कुछ कवर हो गया। एक चीज़ रह गई जो मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भूल गई थी, वो अब आप सुन लें। जो माइक्रोस्कोपी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, उसमें क्या नज़र आता है? उसमें आपको जैसे इसने यहाँ पर बनाया हुआ है, नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमा लाइक सेंट्रल जोन ऑफ फाइब्रिनस नेक्रोसिस नज़र आती है। उसके गिर्द रिम होता है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। सेंट्रल जोन होगी फाइब्रिनस नेक्रोसिस की और इसके गिर्द रिम होगा मैक्रोफेजेस का और लिम्फोसाइट्स का। दैट्स इट।